हेलो स्टूडेंट, अब तक हम पढ़ चुके हैं। हमने केबीएल और केसीएल पढ़ा था, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और उनके कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, ठीक। तो कोई सर्किट होता है तो हम केबीएल और केसीएल से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में करंट या वोल्टेज केबीएल और केसीएल के थ्रू आसानी से निकाले जा सकते हैं। लेकिन कुछ सर्किट ऐसे होते हैं ना, जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, ठीक, जिनसे केवीएल के द्वारा भी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है, वो थोड़ा मेथड लेंथी हो जाता है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ऐसे होते हैं ना, जिनमें केवीएल और केसीएल से हम उनको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, मेथड थोड़ा लेंथी हो जाता है। केवीएल में इक्वेशन बनती हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ठीक, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करो, फिर करंट की वैल्यू निकालो उनसे। ठीक, तो क्या है, कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें केवीएल और केवीएल से अगर उन्हें सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसमें अलग अलग फिर हमें सर्किट में फिर अलग अलग लूप में अलग अलग हमें एक केवीएल की इक्वेशन निकालनी पड़ेंगी, फिर इक्वेशन को सॉल्व करो, करंट की वैल्यू निकालो। ठीक, तो ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं तो उन्हें हम कुछ थ्योरम्स हैं उनके द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक, कुछ थ्योरम्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारी मेनली 4 थ्योरम्स हैं तुम्हारे सिलेबस में: सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन, नॉर्टन एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पे हम 4 थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, पहली पढ़ेंगे हम सुपरपोजिशन थ्योरम, फिर पढ़ेंगे हम थेवेनिन थ्योरम, फिर नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे लास्ट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक, ठीक है। तो अब सबसे पहले शुरू करेंगे हम सुपरपोजिशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण प्रमेय। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक, और केवल डीसी सर्किट सॉल्व करने के लिए। ठीक, केवल डीसी सर्किट के लिए है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, एसी के लिए नहीं है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक, पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको देखेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ठीक, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। ठीक, डेफिनेशन देखते हैं। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी लीनियर जटिल परिपथ में, लीनियर सर्किट कौन सा होता है, जिसके पैरामीटर वोल्टेज और करंट के बदलने पर नहीं बदलते हैं। ठीक, लीनियर जिसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक, ठीक है। तो लीनियर, यदि किसी लीनियर जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड परिपथ में एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या धारा सोर्स, मतलब वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स एक साथ कार्य कर रहे हों, ठीक, एक साथ लगे हों, एक साथ काम कर रहे हैं, तो विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं का मान, मतलब अगर धाराओं का मान प्रत्येक स्रोत से उस शाखा में बहने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर, मतलब अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ठीक, ये क्या कहना चाह रहा है, अगर हमारा कोई ऐसा सर्किट है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लीनियर सर्किट है जिसमें एक से अधिक 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं केवल, या केवल करंट सोर्स हो सकते हैं एक से अधिक, या फिर दोनों हो सकते हैं। बात समझ में आई, एक से अधिक 2 मान लिया, 2 या 3 वोल्टेज सोर्स एक साथ काम हो सकता है, एक साथ काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है एक साथ 3 या 4 या 2 करंट सोर्स काम कर रहे हैं। ठीक, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 वोल्टेज सोर्स काम कर रहे हैं, एक करंट सोर्स काम कर रहा है, या 2 करंट सोर्स काम कर रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स काम कर रहा है। ठीक, तो दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक, एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं का मान, तो क्या होगा, जो कई सारी ब्रांचेज हैं उसकी, उनमें बहने वाली धाराओं का मान प्रत्येक सोर्स जितने भी सोर्स काम कर रहे हैं उस सोर्स से उस शाखा में बहने वाली धाराओं के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। बात समझ, जैसे ये सर्किट है। ठीक, इसमें मान लो 2 वोल्टेज सोर्स काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 ब्रांच है ना, 3 शाखाएं हैं। तो ये क्या कह रहा है, विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं का मान 1 2 और 3, इनमें बहने वाली धाराओं का मान क्या होगा, प्रत्येक सोर्स से। अब हमें मान लो R1 R2 और R3 में करंट का मान निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, बहने वाली धाराओं का मान प्रत्येक सोर्स से उस शाखा में बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक, अब क्या होगा, मान लो R1 R2 R3 में निकालना, तो ये क्या कहना चाह रहा है, प्रत्येक सोर्स से उस शाखा में बहने वाली धारा के, बहने वाली करंट के
अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो मान लो R1 R2 R3 में निकालना, तो क्या करेंगे प्रत्येक सोर्स से, तो क्या निकालेंगे B1 के द्वारा R1 R2 और R3 में बहने वाली करंट निकालेंगे, ठीक। उसके बाद B2 के द्वारा R1 R2 और R3 में बहने वाली करंट निकालेंगे, फिर उनका अलजेब्रिक सम निकालेंगे, फिर वो क्या होगा हमारा R1 और R2 और R3 में बहने वाली धाराओं का मान होगा। बात समझ में आ गई। तो यही कहना चाह रहा है ये कि विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं का मान प्रत्येक सोर्स से उस शाखा में बहने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक। तो ये कहना चाह रहा है ये क्या थी, इसकी डेफिनेशन थी। अभी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे ना, फिर समझ में आएगा, क्लियर होगी सही से, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है, ठीक। अगर R1 में निकालना है तो क्या करेंगे, R1 में पहले B1 के द्वारा मतलब प्रत्येक सोर्स से R1 में बहने वाली करंट का बीजगणितीय योग निकालेंगे। तो B1 के द्वारा इसमें बहने वाली करंट निकालेंगे और B2 के द्वारा बहने वाली करंट निकालेंगे, फिर उसका अलजेब्रिक सम निकालेंगे, वो हमारी I1 होगी। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से R2 में जो है B1 के द्वारा बहने वाली करंट निकालेंगे, B2 के द्वारा बहने वाली करंट निकालेंगे, फिर उन दोनों का अलजेब्रिक सम निकालेंगे, वो हमारी I2 होगी। यही कह रहा है ना, प्रत्येक सोर्स से उस शाखा में बहने वाली करंट के बीजगणितीय योग के बराबर होगी, ठीक। उसके बाद R3 में निकालना, तो B1 के द्वारा R3 में करंट की वैल्यू निकालेंगे, B2 के द्वारा R3 में करंट की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे, वही हमारी I3 होगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से यही कहना चाह रहा है, ठीक है। इसका डेफिनेशन जो है, यदि किसी लीनियर जटिल परिपथ में एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं का मान प्रत्येक सोर्स से उस शाखा में बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, अलग अलग सोर्स से अलग अलग ब्रांच में करंट का मान कैसे निकालते हैं, ठीक। तो इसको पढ़ते हैं क्या कैसे होता है ये। तो इस थ्योरम में प्रत्येक सोर्स को एक एक करके एक्टिव करते हैं। क्या मान लो 2 हैं या 2 से अधिक भी हो सकते थे, तो क्या कहते हैं एक समय में जब हम इस पर थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो एक समय में हमारा एक ही सोर्स या वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, एक समय में एक ही एक्टिव रहेगा, बाकी सबको डीएक्टिवेट कर देते हैं। बात समझ में आई। तो इस थ्योरम में प्रत्येक सोर्स को एक एक करके एक्टिव करते हैं। पहले एक सोर्स को लगा रहने दिया जाता है और दूसरे सोर्स को हटा दिया जाता है। बात समझ में आई। तो क्या करते हैं, एक सोर्स को एक्टिव करते हैं, बाकी को डीएक्टिव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक। पहले एक सोर्स को लगा रहने दिया जाता है और दूसरे को हटा दिया जाता है, और प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान निकाल लिया जाता है, ठीक। बात समझ में आई। जैसे B2 को हटा दिया, B1 को लगा रहने दिया, तो B1 से प्रत्येक ब्रांच में धारा का मान निकाल लिया। उसके बाद B1 को हटा दिया, B2 को लगा रहने दिया, फिर इसके द्वारा प्रत्येक शाखा में धारा का मान निकाल लिया, फिर उनका अलजेब्रिक सम कर दिया, फिर करंट आ जाएगी हमारी, ठीक है। धारा का मान निकाल लिया जाता है। इस प्रकार दूसरे सोर्स को लगा रहने देते हैं और पहले को हटा देते हैं, और प्रत्येक शाखा में करंट का मान निकालते हैं, और अंत में दोनों स्रोत को लगाकर प्रत्येक शाखा में धारा का अलजेब्रिक सम निकालकर टोटल करंट निकालते हैं। ये होता है, ठीक। तो फिर लास्ट में क्या करते हैं, पहले एक एक करके इसको हटाते हैं, इसको लगा रहने देते हैं, प्रत्येक ब्रांच में करंट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हटा देते हैं, इसको लगा रहने देते हैं, प्रत्येक ब्रांच में करंट निकाल लेते हैं, ठीक। फिर लास्ट में दोनों को लगा देते हैं और प्रत्येक ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही थी उनका अलजेब्रिक सम निकाल लेते हैं, वही हमारी टोटल करंट होती है, I1 I2 I3। बात समझ में आ गई। तो यह बताया गया है यहाँ पे, ये बताया गया, ठीक। एक बार में एक ही सोर्स को एक्टिव करते हैं, बाकी सबको डीएक्टिवेट कर देते हैं, हटा देते हैं। बात समझ में आ गई। चलो अब इसकी देखेंगे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कैसे होती है, ठीक। अब इसकी व्याख्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मान लिया ये सर्किट है, ठीक। R1 R2 R3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं और B1 और B2 दो वोल्टेज सोर्स हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, और इसमें मान लिया R1 में I1 फ्लो हो रही है, R2 में I2 फ्लो हो रही है, और R3 में I3 फ्लो हो रही है, ठीक है। ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। बात समझ में आ गई, ठीक। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार में एक ही सोर्स एक्टिव रहता है, तो B2 को हटाने पर B2 को हटा देंगे। बात समझ में आई। B2 को हटा देंगे। अब देखो यहाँ एक नोट है, इस नोट को पढ़ लो। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट द्वारा तथा करंट सोर्स को ओपन सर्किट द्वारा हटाया जाता है, जबकि इनके इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा रहने देते हैं। बात समझ में आ गई। ये क्या कह रहा है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट द्वारा तथा करंट सोर्स को ओपन सर्किट द्वारा हटाया जाता है, जबकि इनके इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा रहने देते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है या करंट सोर्स के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, तब उनको इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा रहने देंगे और वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को हटा देंगे। तो ये कह रहा है वोल्टेज सोर्स को
अब यहाँ नहीं दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट द्वारा हटाते हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसको हटाएंगे तो ये ब्रांच क्या करना पड़ेगी, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगी। तो ये हमने देखो हटा दिया इसे V2 को, तो ये ब्रांच हमने शॉर्ट सर्किट कर दी। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट, SC मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक है, लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट। बात समझ में आ गई। इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको ऐसे शॉर्ट सर्किट दिखाते हैं, ठीक। वोल्टेज सोर्स को हटा दिया, अब V1 एक्टिव है हमारे, ठीक है। अब क्या, इस V1 की वजह से सारी ब्रांचों में करंट फ्लो होगी अब, ठीक, केवल ये एक्टिव है, ठीक। तो मान लिया हमारा इस V1 की वजह से R1 में I1 डैश फ्लो हो रही है, R2 में I2 डैश फ्लो हो रही है, और R3 में I3 डैश फ्लो हो रही है, ठीक। ये हमने मान लिया। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या निकालना है, करंट का मान निकालना है। और अगर यहाँ करंट सोर्स होता तो यहाँ ओपन सर्किट कर देते, यहाँ ये ना लगा के ये ओपन रहता, ठीक। तो यहाँ ये करंट फ्लो नहीं होती, केवल ये वाली करंट फ्लो होती। बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, करंट का मान निकालना है। प्रत्येक ब्रांच में करंट का मान निकालना। तो सबसे पहले हम इस वाली करंट को निकालने की कोशिश करेंगे। यही तो टोटल करंट होगी भाई, यही तो डिवाइड हो रही है यहाँ। तो सबसे पहले इस टोटल करंट को निकालेंगे, फिर उसके बाद ये जो डिवाइड हो रही है इनको निकालेंगे। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले टोटल करंट निकालने के लिए देखो टोटल वोल्टेज हमें दिया है। टोटल करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज दे रखा है, अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा भाई, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों क्या पैरेलल में, तो देखो क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो रही है ना, तो ये दोनों करंट सेम नहीं है, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, फिर इन दोनों के ये सीरीज में होगा। बात समझ में आ गई। ये दोनों पैरेलल में है, इसको पैरेलल के द्वारा सॉल्व करेंगे, फिर ये दोनों जो पैरेलल एक बन जाएगा, उन दोनों के ये सीरीज में होगा, ठीक। तो यही हमने कर दिया। देखो माना R1 R2 R3 में I1 डैश I2 डैश और R3 डैश धारा फ्लो हो रही है। तो I1 डैश कैसे निकालोगे, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज V1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, देखो R2 R3 समांतर में है तथा R1 उनके सीरीज में है। R2 R3 समांतर में, R1 उनके सीरीज में है। बात समझ में आ गई। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो कोई दो समांतर में होंगे तो दोनों की गुणा अपन दोनों को जोड़ दिया, प्लस ये इन दोनों के सीरीज में तो प्लस R1 कर दिया, ठीक। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, ठीक। तो हमारी I1 इस तरीके से V1 हमें पता है, तो I1 डैश निकल जाएगी। बात समझ में, I1 डैश निकल जाएगी। अब क्या निकालना है, I2 डैश और I3 डैश। अब देखो एक रूल होता है करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल। करंट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये करंट डिवाइडर रूल होता है एक, ठीक। इसको देखते हैं क्या होता है। तो हमें क्या है, I1 हमने टोटल करंट निकाल दिया, अब I2 निकालना है। तो I2 कैसे निकालेंगे, करंट डिवाइडर रूल लगाते हैं, शॉर्ट हो जाता है, ये थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक। तो ये कैसे लगाते हैं, देखो I2 डैश निकालना, तो I2 डैश इक्वल टू होता है टोटल करंट, ये टोटल करंट जो निकालिए टोटल करंट, ठीक। I2 डैश किस में निकालना है, इसमें निकालना है। तो इस रेजिस्टेंस को छोड़ देंगे, गुणा ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक। तो टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, तो इसमें निकालना है तो इस वाले रेजिस्टेंस की गुणा करेंगे, ठीक। टोटल करंट इनटू ये वाला रेजिस्टेंस, इसमें इस करंट को निकालना है तो इस रेजिस्टेंस को छोड़ देंगे इनटू ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक। तो टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन इन दोनों का योग, ठीक। ये होता है करंट डिवाइडर रूल। बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं करंट डिवाइडर रूल। तो इस तरीके से हमारी I2 डैश भी निकल जाएगी। ये वाला रूल लगा दोगे तो I2 डैश निकल जाएगी, ये I2 डैश निकल जाएगी। अब I3 डैश कैसे निकालोगे, इसमें से भाई इस टोटल में से ये घटा दो, ये आ जाएगी, जाहिर सी बात है भाई, ये निकाल ली। अब इस टोटल में से इसको घटा दोगे, ये वाली करंट आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो I3 डैश ऐसे निकाल लेंगे, I3 डैश इक्वल टू I1 डैश माइनस I2 डैश। बात समझ में आ गई। तो I3 डैश निकल गई। तो हमने इन तीनों को, इस वोल्टेज सोर्स से बहने वाली प्रत्येक शाखा में करंट निकाल ली, ये और ये निकाल ली, ठीक। अब V1 को हटाएंगे और V2 को एक्टिव करेंगे, ठीक। इसी तरह V1 को हटाने पर, अब V1 को हमने शॉर्ट सर्किट द्वारा हटा दिया, ठीक। शॉर्ट सर्किट द्वारा हटाया, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट द्वारा हटाते हैं। V1 को हटाने पर V1 को हटा दिया, V2 एक्टिव कर दिया। अब क्या है, माना R1 R2 R3 में उस समय I1 डैश I2 डैश और I3 डैश फ्लो हो रहे थे। अब केवल V2 की वजह से फ्लो होंगी, तो करंट ऐसे फ्लो होंगी। बात समझ में आ गई।
अब भाई इस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होती है ना, तो अब ऐसे करके फ्लो होंगी करंट इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से, ठीक। तो मान लिया अब R1 R2 और R3 में I1 डैश I2 डैश और वो सॉरी I1 डबल डैश, अभी I1 डैश हो रही थी ना, तो आप डबल डैश लेंगे, डबल डैश I2 डबल डैश और I3 डबल डैश करंट फ्लो हो रही हैं। बात समझ में आ गई? अभी हमने ये मान ली, ठीक। अब इस वाले सोर्स से प्रत्येक शाखा में करंट निकालेंगे, ठीक। तो देखो I2 डबल डैश, अब क्या है, पहले टोटल करंट निकालेंगे, उसके बाद ये वाली करंट निकालेंगे, ठीक। तो टोटल करंट क्या होती है, टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज V2 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल में और ये इन दोनों के सीरीज में होगा, ठीक। तो ये देखो ऐसे ही निकाल लेंगे। तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में R1 और R3, तो दोनों की गुणा अपन दोनों को जोड़ दिया, ठीक। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये ऐसे निकालेंगे, प्लस इन दोनों के सीरीज में ये है, ठीक। तो प्लस R2, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब I2 डबल डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। अब इसी तरीके से करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो करंट डिवाइडर रूल ये निकालना है हमें I1 डबल डैश, तो I1 डबल डैश निकालेंगे। तो करंट डिवाइडर रूल कैसे लगाते हैं, इस I1 डबल डैश इक्वल टू टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का योग, ठीक। ये होता है। तो क्या निकालना, अब करंट डिवाइडर रूल से I1 डबल डैश निकालना है। तो I1 डबल डैश इक्वल टू टोटल करंट, ये वाली टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस की गुणा, इसमें निकालना तो इसकी गुणा करेंगे, ठीक। और अपॉन दोनों का योग, अपॉन दोनों का योग, ये होता है करंट डिवाइडर रूल, ठीक। अब भाई ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, तो इसमें से टोटल में से ये घटा दो, ये आ जाएगी, ठीक। तो टोटल में से सॉरी I3 डबल डैश निकालना है। तो टोटल करंट में से I1 डबल डैश घटा दी, तो हमारी I3 डबल डैश आ गई, ये I3 डबल डैश निकल के आ गई। बात समझ में आ गई, ठीक। तो अब हमने क्या करा, देखो पहले B1 को एक्टिव करा था, B2 को हटाया था, इस B1 की वजह से प्रत्येक शाखा में करंट का मान निकाल लिया था। R1 में I1 डैश, R2 में I2 डैश और R3 में I3 डैश निकाल लिया था, ठीक। इसी प्रकार हमने B1 को हटाया, B2 को एक्टिव करा था, फिर इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा प्रत्येक शाखा में बहने वाली करंट निकाल ली, I1 डबल डैश, I2 डबल डैश और I3 डबल डैश निकाल ली, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इनका अलजेब्रिक सम लेना। अब क्या करेंगे, दोनों वोल्टेज सोर्स को एक साथ एक्टिव करेंगे, एक साथ लगाएंगे, फिर देखेंगे करंट, ठीक। अब क्या, दोनों वोल्टेज सोर्स लगाने पर, अब क्या करा हमने, दोनों वोल्टेज सोर्स लगा दिए, B1 और B2 लगा दिया, और ये जो हमने दोबारा ये सर्किट है ना, दोबारा लिख दिया, ये दोबारा हमने रीड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये सर्किट। तो दोबारा हमने दोनों वोल्टेज सोर्स एक्टिव कर लिए, लगा दिए एक साथ। अब क्या करना है हमें, देखो ये वाली करंट निकालना है। ये वाली क्या थी, प्रत्येक सोर्स से इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट का अलजेब्रिक सम है ये। बात समझ में आई। B1 के द्वारा और B2 के द्वारा जो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही थी, उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, ये होगा। बात समझ में आई। यही तो भाई, यही तो बता रहा है, देखो यही तो बता रहा है ये। विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं का मान प्रत्येक सोर्स से उस शाखा में बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने प्रत्येक सोर्स से प्रत्येक शाखा में बहने वाली करंट निकाल ली। अब क्या करेंगे, जो अब उसमें जो करंट फ्लो हो रही है लास्ट में, मान लो I1 R1 में फ्लो हो रही, तो I1 क्या होगी, B1 और B2 के द्वारा उस R1 में जो करंट फ्लो हो रही थी, उनका अलजेब्रिक सम क्या होगी, I1 होगी। बात समझ में आई। तो ये जो I1 होगी, I1 क्या होगी, B1 और B2 के द्वारा इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही थी, उनका अलजेब्रिक सम क्या होगी, I1 होगी। बात समझ में आई। इसी प्रकार I2 क्या होगी, B1 और B2 के द्वारा इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही थी। अब भाई B1 के द्वारा इस ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो हो रही थी, I1 डैश। बात समझ में आ गई। चलो ये अभी आगे देखेंगे। बात समझ में आ गई। तो R2 में ये I2 फ्लो हो रही है, ये क्या होगी, B1 और B2 के द्वारा इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही थी, उनका अलजेब्रिक सम क्या होगी, I2 होगी, ठीक। इसी प्रकार I3 क्या होगी, B1 और B2 के द्वारा इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही थी, उनका अलजेब्रिक सम क्या होगी, I3 होगी। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं I1। तो I1 R1 में जो करंट I1 फ्लो हो रही है, ये कैसे निकालेंगे। तो B1 के द्वारा इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही थी, R1 डैश। भाई I1 डैश तो फ्लो हो रही थी,
जब B1 एक्टिव था तो इस वाली ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो हो रही थी, I1 डैश हो रही थी, और उसकी डायरेक्शन क्या थी, इस तरफ फ्लो हो रही है, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ फ्लो। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, और ये D पॉइंट मान लो, ठीक है, ये D पॉइंट मान लो, ठीक है। तो अभी B1 के द्वारा R1 में जो करंट फ्लो हो रही है A से B की ओर फ्लो हो रही है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, अब क्या होगा, अब B2 के द्वारा, अब B2 के द्वारा जो R1 में करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी फ्लो हो रही है, I2 डैश फ्लो हो रही है। I2 डैश कहाँ कैसे फ्लो हो रही है, B से A की ओर फ्लो हो रही है, I1 डैश के अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई भाई, ये वाली A से B की ओर फ्लो हो रही थी B1 के कारण, और ये वाली B2 के कारण जो फ्लो हो रही है वो B से A की ओर फ्लो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम क्या होगा, अलजेब्रिक सम भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अलजेब्रिक सम क्या होगा, इनका अंतर, ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा वही तो अलजेब्रिक सम होगा। इन दोनों को जो माइनस करेंगे आपस में, सबट्रैक्शन होगा, वही तो होगा अलजेब्रिक सम, वही तो होगा, क्योंकि ये एक से B की ओर फ्लो हो रही है B1 के कारण, और ये B2 के कारण B से A की ओर फ्लो हो रही है। तो इनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, दोनों का अंतर, दोनों का माइनस। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, I1 इक्वल टू I1 डैश, इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, लगभग, दोनों में से जो बड़ी होगी। अगर I1 डैश बड़ी होगी तो I1 डैश में से I1 डबल डैश घटा देंगे, अगर I1 डबल डैश बड़ी होगी तो I1 डबल डैश में से I1 डैश घटा देंगे, ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा हमारा वो अलजेब्रिक सम होगा, क्योंकि एक B1 के कारण इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी और B2 के कारण इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है, बात समझ में आ गई। B1 के कारण A से B की ओर फ्लो हो रही थी करंट, और B2 के कारण B से A की ओर फ्लो हो रही थी। तो I1 क्या होगी, अलजेब्रिक सम होगी इन दोनों का। तो I1 क्या होगी हमारी, I1 अप्रॉक्सीमेट, I1 डैश अप्रॉक्सीमेट I1 डबल डैश, मतलब जो बड़ी होगी उनमें से किसी एक को घटा देंगे, तो ये I1 हमारी I1 निकल आई। इसी प्रकार I2 निकालेंगे। अब I2 क्या होगी, किसका अलजेब्रिक सम होगी, B1 के कारण जो करंट फ्लो हो रही थी, B1 के कारण जो फ्लो हो रही है ये फ्लो हो रही है I2 डैश, ये B से C की ओर फ्लो हो रही है, ठीक। और B2 के कारण जो इसमें R2 में करंट फ्लो हो रही है वो I2 डबल डैश हो रही है, C से B की ओर हो रही है, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो I2 क्या होगी, I2 क्या होगी, I1 वो I2 डैश और I2 डबल डैश का अंतर होगी, ठीक। तो हमारा क्या होगी, I2 कैसे निकालोगे, I2 डैश और किसका और I2 डबल डैश का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, I2 होगी। बात समझ में आ गई, इसमें करंट, तो इनका अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे, तो दोनों में से जो बड़ी होगी उसमें से घटा देंगे किसी एक को। बात समझ में आ गई। इस प्रकार हमारा I2 निकल गई। अब I3 कैसे निकालोगे, I3 निकालने के लिए B1 के कारण जो इसमें करंट फ्लो होती है, B2 के कारण जो करंट फ्लो हो रही थी, उनका अलजेब्रिक सम निकालेंगे। तो B1 के कारण भाई R3 में कौन सी करंट फ्लो हो रही थी, I3 डैश, यह B से D की ओर फ्लो हो रही है। बात समझ में आ गई, B से D की ओर फ्लो हो रही है I3 डैश। इसी प्रकार B2 के कारण R3 में I3 डबल डैश फ्लो हो रही है, वो है भी B से D के कारण, B से D की ओर फ्लो हो रही है। तो देखो B से D की ओर ये भी फ्लो हो रही है, B से D की ओर ये भी फ्लो हो रही है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं। तो I3 हमारी क्या होगी, I3 क्या होगी, इन दोनों का, अब डिफरेंस नहीं होगी, इन दोनों का समेशन होगी। अब क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे हम, तो ये अलजेब्रिक सम निकल जाएगा इनका, ठीक। तो I3 इक्वल टू क्या होगा, I1 डैश, ये वाली इस वाले के कारण B1 के कारण, और I3 डबल डैश B2 के कारण। तो इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम होगा, जो समेशन होगा, वह क्या होगा हमारा I3 होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम I3 निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन तो नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी I1, I2 और I3 निकाल लेंगे, ठीक। तो ये एक, इससे क्या होता है, हमारा सर्किट आसानी से सॉल्व होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, कोई ना ही हमारी कोई इक्वेशन बन नहीं है। फिर हमें अगर KVL लगाते इसमें, तो पहले लूप 1 में KVL लगाओ, फिर लूप 2 में KVL लगाओ, फिर करंट देखो कैसे कैसे फ्लो हो रही है,
फिर हमारे क्या है, लूप 1 का इक्वेशन बनती है, लूप 2 की इक्वेशन बनती है, उन इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर I1 I2 का मान निकालो, फिर I3 का मान निकालो। तो ऐसे निकलता है, ठीक है। बात समझ में? अगर KVL लगाते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, सर्किट लंबा हो जाता। इससे क्या है, ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं रहती है, बड़ा आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, आसानी से करंट निकल जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम थी, ठीक। तो कल हम क्या है, इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर और क्लियर होगा ये, ठीक है। अभी आप लोग इतना ही पढ़िए, ठीक। थैंक यू।